हाय गाइस, आई एम रित्वी और आज हम करेंगे लेसन 7 जो है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। जैसे हम जानते हैं कि अर्ली 19 सेंचुरी से एक इंटेंस डिबेट था रिलीजियस इश्यूज को लेकर। बहुत अलग अलग लोगों ने कॉलोनियल सोसाइटी से जो के साथ जो हो रहा था उनको कन्फ्रंट किया और बहुत डिफरेंट वेज में, और एक ऑफर किया कि वैरायटी ऑफ बहुत सारे इंटरप्रिटेशन जो डिफरेंट रिलीजन्स के बिलीव्स को था एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ करते और रिफॉर्म के लिए कैंपेन करते, और वही कोई उन आर्ग्यूमेंट्स को ही काउंटर करते। ये डिबेट्स पब्लिक और प्रिंट में चल रहा था। जो भी डिबेट्स और ट्रैक्स प्रिंट होते थे वो एक नया आइडिया तो स्प्रेड करते थे, परंतु वो एक डिबेट का जो नेचर था वो भी शेप करते थे। इस तरह बहुत एक वाइडर पब्लिक अब इन पब्लिक डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर पा रहे थे और अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर पा रहे थे। बहुत सारे नए नए आइडियाज़ इन क्लैश ऑफ ओपिनियन से इमर्ज हुआ। ये एक ऐसा समय था जो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था बिटवीन सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के बिटवीन। ये कंट्रोवर्सीज का मैटर्स ऐसा था कि विडो रीमैरिज, मोनोएथिज्म, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड और आइडल्ट्री। बंगाल में जैसे जैसे डिबेट डेवलप हुआ वैसे वैसे ट्रैक्स और न्यूज़पेपर्स की प्रोडक्शन में भी एक इंक्रीज़ आया, और जो आर्ग्यूमेंट्स एक वैरायटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सर्कुलेट होने लग गए ताकि ये आइडियाज़ एक वाइडर ऑडियंस को के पास पहुंच सके। तो ये एवरीडे स्पोकन लैंग्वेजेस जो कॉमन पीपल अंडरस्टैंड कर पाते उस लैंग्वेज में प्रिंट होने लग गए। राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी पब्लिश की 1821 से, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने समाचार चंद्रिका इसके ओपिनियंस को कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए कमीशन कर दिया। 1822 से 2 पर्शियन न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश हुए, जामी जहान और शमसूल अकबर। उसी साल एक गुजराती न्यूज़पेपर भी शुरू हुआ जो था बॉम्बे समाचार। नॉर्थ इंडिया में द उलामा जो होते हैं लीगल स्कॉलर्स जो इस्लाम और शरिया को इस्लामिक लॉ पढ़ाते हैं, वो बहुत डर रहे थे कि उनका जो मुस्लिम डायनेस्टीज़ है वो कोलैप्स हो जाएगा। उन्हें ये डर था कि कॉलोनियल रूलर्स कन्वर्जन को एनकरेज करेंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉज को भी चेंज कर देंगे। इसे काउंटर करने के लिए उन्होंने चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस को यूज़ किया और पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशन उनके होली स्क्रिप्चर्स की पब्लिश की। देवबंद सेमिनरी जो 1867 में फाउंड हुआ था, उन्होंने 1000 से 1000 फतावास पब्लिश की जो मुस्लिम रीडर्स को बता रहे थे कि उन्हें अपने हर दिन के लाइफ को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, और इस्लामिक डॉक्ट्रिन से मीनिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। पूरे 19th सेंचुरी के थ्रू एक नंबर ऑफ मुस्लिम सेक्ट्स और सेमिनारीज अपीयर हो चुके थे, और हर के पास फेथ का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन था, और ये सब अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते थे और अपने ओपोनेंट्स की जो इन्फ्लुएंस को था उनको काउंटर करना चाहते थे। उर्दू प्रिंट ने इनको अपने ये बैटल्स को कंडक्ट पब्लिक में करने की हेल्प किया। हिंदूज के बीच भी प्रिंट ने रिलीजियस टेक्स्ट के पढ़ने को encourage किया था, स्पेशली इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। प्रिंटेड कॉपी ऑफ रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास जो एक 16th सेंचुरी टेक्स्ट है वो कैलकाटा में 1810 को आया था। मिड 19th सेंचुरी तक बहुत सारे चीप लिथोग्राफिक एडिशंस नॉर्थ इंडियन मार्केट्स को फ्लड कर रहे थे। 1880 से नवाल किशोर प्रेस लखनऊ में और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज में पब्लिश कर चुके थे। इनके प्रिंटेड और पोर्टेबल फॉर्म में ये चीज़ हर लोग जो भी पढ़ना चाहते थे कभी भी और किसी समय भी पढ़ पा रहे सकते थे। ये अब आसानी से लार्ज ग्रुप्स जो पढ़े लिखे नहीं थे मेन और वुमेन के, उनको भी पढ़ाया जा सकता था। रिलीजियस टेक्स्ट इस तरह बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सका और बहुत सारे डिस्कशन, डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज को एनकरेज किया जो रिलीजन्स के अंदर भी था और आपस में भी। प्रिंट ने सिर्फ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस को स्टिमुलेट नहीं किया था अमंग कम्युनिटीज़, पर उसने पीपल और कम्युनिटीज़ को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने का भी एक मौका दिया। न्यूज़पेपर्स न्यूज़ कन्वे कर रहा था एक जगह का दूसरे तक, तो उन्होंने पैन इंडिया आइडेंटिटीज़ को भी क्रिएट करने में भी मदद की।
इससे हमारा चैप्टर एंड होता है। अब हम करेंगे 8th लेसन जो है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। प्रिंटिंग ने एक नई एपेटाइट क्रिएट कर दी थी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग के लिए। जैसे जैसे बहुत और लोग पढ़ने लगे तो वैसे वैसे वो चाहते थे कि उनके लाइव्स, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और रिलेशनशिप्स उस चीज़ से रिफ्लेक्ट हो जो उन्होंने खुद पढ़ा है। यूरोप में एक लिटरेरी फॉर्म डेवलप हुए जिसका नाम था द नॉवल, जो इस नीड को ही आइडियली फुलफिल करने का मिशन रखता था। इसने सून बहुत सारे इंडियन फॉर्म्स को और स्टाइल्स को अपना लिया था। रीडर्स के लिए इन्होंने एक नया वर्ल्ड एक खोल दिया था जो एक्सपीरियंस का था और एक नया सेंस बना रहा था जो ह्यूमन लाइफ के डाइवर्सिटी का था। बहुत सारे नए नए लिटरेरी फॉर्म्स अब वर्ल्ड ऑफ रीडिंग को एंटर कर रहे थे, जैसे लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज जो सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में थे। बहुत डिफरेंट वेज में उन्होंने नए एम्फोसिस एनफोर्स कर दिए थे ह्यूमन लाइव्स और इंटीमेट फीलिंग्स पर जो पॉलिटिकल और सोशल रूल्स ने शेप कर दिया था। 19वीं सेंचुरी के एंड तक एक नया विजुअल कल्चर शेप ले रहा था। जैसे जैसे बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो रहे थे, विजुअल इमेजेस बहुत रिप्रोड्यूस करना आसान हो गया था। बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज़ एक ही पिक्चर के आ पा रहे थे। इस तरह पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा ने एक इमेज प्रोड्यूस किया जो मास सर्कुलेशन में काम आ सके। गरीब वुड एनग्रेवर्स जो वुड ब्लॉक्स बनाते थे वो अपना शॉप नियर लेटर प्रेसेस के पास रखते थे जो प्रिंट शॉप्स के एम्प्लॉय भी हुआ करते थे। चीप प्रिंट्स और कैलेंडर्स अब बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल था और बहुत गरीब लोग भी इन्हें खरीद कर अपने वॉल्स को डेकोरेट कर पाते थे या फिर अपने प्लेसेस ऑफ वर्क में लगा सकते थे। ये सारे प्रिंट्स ने एक नए पॉपुलर आइडियाज़ को शेप करना शुरू कर दिया था जो मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोशल, सोसाइटी और कल्चर के बारे में था। 1870 से कैरिकेचर्स और कार्टून्स आने लगे पब्लिश जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स में जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पर कमेंट करते थे। कुछ कैरिकेचर्स एजुकेटेड इंडियंस को मजाक उड़ाते थे जो वेस्टर्न टेस्ट और कल्चर से फैसिनेट होते थे, तो वही दूसरे लोग सोशल चेंज का डर दिखाते थे। कोई ऐसे भी इम्पीरियल कैरिकेचर्स थे जो नेशनलिस्ट का मजाक उड़ाते थे और वही नेशनलिस्ट कार्टून्स थे जो इम्पीरियल रूल का मजाक उड़ाते थे। विमेन की लाइफ्स और फीलिंग्स भी लिखने शुरू हो गए थे जो पर्टिकुलरली विविड और इंटेंस वेज में थे। इस तरह विमेन का जो रीडिंग था वो मिडिल क्लास होम्स में बहुत रूप से इंक्रीज हुआ। लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स अपने विमेन जो घर में भी थे उन्हें एजुकेट करना शुरू कर दिया था और उन्हें स्कूल्स भी भेज रहे थे जो अब विमेन स्कूल जो सिटीज़ और टाउन में सेट अप हो रहे थे मिड 19वीं सेंचुरी के बाद से। बहुत सारे जर्नल्स ऐसे राइटिंग्स को भी पब्लिश कर रहे थे जो विमेन के द्वारा लिखे गए थे जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्यों विमेन को एजुकेट किया जाना चाहिए। ये सारे जर्नल्स ऐसे एक सिलेबस और सूटेबल रीडिंग मैटर भी अटैच्ड रखते थे जो होम स्कूलिंग लोग जो भी विमेन होम स्कूल करना चाहते थे उन्हें के लिए काम आ सके। पर हर फैमिली लिबरल नहीं थी। कंजर्वेटिव हिंदूज ये बिलीव करते थे कि जो लड़की पढ़ लिख जाएगी वो विडो बन जाएगी और मुस्लिम्स ये डर रखते थे कि एजुकेटेड विमेन उर्दू रोमांसेस को पढ़कर करप्ट हो जाएंगे। परंतु कभी कभी ऐसे भी लोग विमेन थे जो इनसे मना करने के बाद भी अपना ये सारे प्रोहिबिशन को डिफाई करके उनके अगेंस्ट रिबेल करते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इन रिबेलियस विमेन के बारे में बताते हैं। जैसे कि एक स्टोरी है एक गर्ल की जो एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली की थी नॉर्थ इंडिया से। सीक्रेटली उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखा क्यों वो उसकी फैमिली तो सिर्फ यही चाहती थी कि वो अरबिक कुरान पढ़े, परंतु उसे वो समझ में नहीं आती थी, तो वो खुद इंसिस्ट करती थी कि उसे एक ऐसे लैंग्वेज को सीखना है जो उसका खुद का हो। ईस्ट बंगाल में अर्ली 19वीं सेंचुरी में रश सुंदरी देबाई थी जो एक यंग मैरिड गर्ल थी, एक ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड की, जो इन्होंने अपने किचन की सीक्रेसी में लिखना और पढ़ना सीखा। बाद में उन्होंने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिसका नाम था अमार ज़ुबान, जो
पब्लिश हुई 1876 में। ये अब सबसे पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुई। जैसे कि सोशल रिफॉर्म्स और नॉवेल्स ने एक बहुत ग्रेट इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था विमेन के लाइव्स और इमोशंस में। एक ऐसा भी इंटरेस्ट था कि अब विमेन को अपने खुद के ज़िंदगी पर भी कुछ कहने का आज़ादी होना चाहिए। 1860 से कुछ बंगाली विमेन जैसे कि कैलाश बाशिनी देबाई अब बुक्स लिखने लग गए जो अपने ही एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करते थे कि कैसे विमेन को अपने घर में ही बंदी बनाया जा रहा था और उन्हें इग्नोर किया जा रहा था, उनसे हार्ड डोमेस्टिक लेबर करवाया जा रहा था और बहुत अनजस्टली ट्रीट किया जा रहा था बाय द वेरी सेम पीपल जो उनको वो सर्व कर रही थी। 1880s में जो अब प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में कि ताराबाई शिंदे और पंडिता रामबाई ने अपने बहुत गुस्से में अपने मिजरेबल लाइव्स लिखा जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन को फेस करना पड़ता था, स्पेशली जो विडोज थे। एक विमेन जो इन्होंने तमिल नॉवल में एक्सप्रेस किया कि क्या रीडिंग विमेन के लिए क्या मायने रखती है जो सोशल रेगुलेशन से बहुत बंद है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे रीजंस के लिए मेरी दुनिया बहुत छोटी है, परंतु मेरी जो लाइफ की सबसे ज़्यादा हाफ जो खुशी है वो बुक से आती है। जहाँ उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट कल्चर बहुत जल्दी डेवलप हुआ, वही हिंदू प्रिंटिंग लेट 1870 में ही शुरू हुई, परंतु बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ा सेक्शन हिंदू प्रिंटिंग का विमेन को एजुकेट करने के लिए डिवोटेड था। अर्ली 20th सेंचुरी में जर्नल्स जो विमेन के थ्रू लिखी जाती थी और कभी कभी एडिट भी की जाती थी वो बहुत एक्सट्रीमली पॉपुलर बन गई थी। ये बहुत सारे इश्यूज डिस्कस करते थे जैसे कि विमेन की एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज और नेशनल मूवमेंट। कुछ तो हाउस होल्ड और फैशन लेसन्स भी देती थी विमेन को और एंटरटेनमेंट लाती थी थ्रू शॉर्ट स्टोरीज और सीरियलाइज नॉवेल्स। पंजाब में भी एक सिमिलर फोक लिटरेचर बहुत वाइडली प्रिंट हो रहा था फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। राम चड्ढा ने बहुत जल्दी बिकने वाली स्त्री धर्म विचार को पब्लिश किया जो विमेन को सिखाती थी कि वो ओबीडियंट वाइफ्स कैसे बने। खालसा ट्रैक सोसाइटी ने भी चीप बुकलेट्स पब्लिश की जो एक सिमिलर मैसेज बेचते थे। बहुत सारी एक फॉर्म ऑफ डायलॉग्स में थे जो गुड विमेन के क्वालिटीज़ को बताते थे। बंगाल में एंटायर सेंट्रल कैलकाटा का एरिया को प्रिंटिंग पॉपुलर बुक्स को डिवोट कर दिया था जिसका नाम था द बताला। यहाँ आप चीप एडिशंस हर चीज़ की खरीद सकती थी जो रिलीजियस ट्रैक्स हो, स्क्रिप्चर्स हो और वो भी लिटरेचर जो स्कैंडलस और वल्गर माने जा रहे थे। लेट 19th सेंचुरी से ये सारे बहुत सारे बुक्स बहुत तरह से इलस्ट्रेट करने लग गए जैसे कि वुड कट्स और कलर्ड लिथोग्राफ्स से। पेडलर्स ये बटाला पब्लिकेशंस को घर ले जाते ताकि विमेन अपने लीजर टाइम में पढ़ सकते थे। बहुत चीप और स्मॉल बुक्स भी मार्केट्स में 19th सेंचुरी मद्रास टाउन्स और में लाए जा रहे थे और क्रॉस रोड्स पर बेचे जा रहे थे ताकि पुअर पीपल जो ट्रैवल करते थे मार्केट्स को खरीद सकते थे। पब्लिक लाइब्रेरीज भी सेटअप हुई अर्ली 20th सेंचुरी में ताकि ये बुक्स का जो एक्सेस था वो बढ़ सके। लाइब्रेरीज मेनली सिटीज़ और टाउन्स में लोकेटेड थे, परंतु कभी कभी कोई प्रॉस्परस विलेजेस में भी सेटअप किए जा रहे थे। रिच लोकल पेट्रन्स के लिए लाइब्रेरी को सेटअप करना प्रेस्टीज को अपनाने के बराबर था। लेट 19th सेंचुरी से बहुत सारे प्रिंटेड ट्रैक्स और एसेज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में लिखना शुरू हो गया था। ज्योतिबा फूले एक मराठा पायनियर जो लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के करते थे, उन्होंने कास्ट सिस्टम के इनजस्टिस के बारे में अपने गुलामगिरी में 1871 में लिखा। 20th सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर महाराष्ट्र में और E.V. रामास्वामी नायकर मद्रास में जो बहुत आसानी से पेरियार के नाम से जाना जाता था, उन्होंने कास्ट के बारे में बहुत पावरफुल राइटिंग्स लिखी जो
पूरे इंडिया भर के लोगों ने पढ़ी। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स और सेक्स ने भी बहुत सारे पॉपुलर जर्नल्स क्रिएट किए थे और ट्रैक्स जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज करते थे और न्यू और जस्ट फ्यूचर के बारे में बात करते थे। फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स बहुत ज़्यादा थक जाते थे और एजुकेशन भी लैक करते थे कि वह अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में लिख सके। परंतु काशी बाबा, एक कानपुर के मिल वर्कर, ने खुद लिखा और ये पब्लिश भी किया छोटे और बड़े का सवाल 1938 में, जो लिंक दिखाते थे कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बीच में। एक और कानपुर के मिल वर्कर थे जो सुदर्शन चक्र के नाम के अंदर कविताएं लिखते थे 1935 से 1955 के बीच में, जिनके कविताएं को अब एक साथ लाया गया और एक कलेक्शन में पब्लिश किया गया जिसका नाम था सच्ची कविताएं। 1930 से बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने भी लाइब्रेरी सेटअप की ताकि वह अपने आप को एजुकेट कर सके, बॉम्बे वर्कर्स के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए। ये सोशल रिफॉर्मर्स के थ्रू स्पॉन्सर किए जा रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि इनकी जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग थी अपने अंदर, जो वर्कर्स के अंदर, वो कम होती जाए, बंद हो जाए, और लिटरेसी लाना चाहते थे और नेशनलिज्म का मैसेज भी प्रोपोगेट करना चाहते थे। इससे हमारा लेसन एंड होता है। अब हम करेंगे 9th लेसन, द प्रिंट एंड सेंसरशिप। 1798 से पहले कॉलोनियल स्टेट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था वो सेंसरशिप से कंसर्न्ड नहीं था। उनके अर्ली मेजर्स जो प्रिंटेड मैटर को कंट्रोल पर था वो इंग्लिश मैन के अगेंस्ट ही डायरेक्टेड था, जो इंडिया में थे, जो कंपनी के मिसरूल्स के लिए बहुत पिकी थे, क्रिटिकल थे और बहुत सारे कंपनी के ऑफिसर्स के एक्शन से नफरत करते थे। कंपनी को ये डर था कि क्रिटिसिज्म जो इनको यहाँ मिल रहा था वो इंग्लैंड के क्रिटिक्स के थ्रू यूज़ किया जाएगा और इंडिया में जो उनकी ट्रेड मोनोपोली है उन पर अटैक किया जाएगा इसके थ्रू। 1820 से कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन रेगुलेशंस पास की जो प्रेस के फ्रीडम को कंट्रोल करती थी और कंपनी ने ऐसे लोगों को इनकरेज करने लग गए जो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करते थे कि ब्रिटिश रूल की जो सेलिब्रेशन थी उनको। 1835 में जब वो पेटिशन से सामने आए जो एडिटर्स इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स ने लिखी थी, गवर्नर जनरल बेंटिक ने प्रेस लॉज को रिवाइज करने का अग्री किया। थॉमस मैकॉले, एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल, ने इन न्यू रूल्स को फॉर्मुलेट किया जो अर्लियर फ्रीडम्स को रिस्टोर कर रहे थे। वॉल्ट ऑफ 1857 के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस एकदम चेंज हो गया था उनका एटीट्यूड। गुस्से में इंग्लिश मैन ने डिमांड किया था कि ये जो नेटिव प्रेस है उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स नेशनलिस्ट बन गए, असर्टिव नेशनलिस्ट, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मेजर्स डिबेट करने लग गए कि उन्हें उन पर कंट्रोल लगाना चाहिए। 1878 में द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ जो आयरिश प्रेस लॉज को मॉडल पर बना हुआ था। इसने गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव राइट्स दे दिए थे कि वो रिपोर्ट्स और एडिटोरियल्स जो वर्नाकुलर प्रेस में अपीयर होती है उन पर सेंसर लगा सकते। अब के बाद से गवर्नमेंट ने एक रेगुलर ट्रैक बनाने लग गए कि सारे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स जो डिफरेंट प्रोविंसेस में पब्लिश हो रहे थे, अगर एक रिपोर्ट एक सेडिशियस के रूप में जज हुआ तो वो न्यूज़पेपर को वार्न किया जाता था और अगर वो वार्निंग इग्नोर की गई थी तो प्रेस एक लायबल थी कि वो गवर्नमेंट के थ्रू कैप्चर हो सके और उनकी जो प्रिंटिंग मशीनरी है वो कॉन्फिस्केट हो सके। इन रिप्रेसिव मेजर्स के बावजूद भी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स बहुत नंबर्स में ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में ग्रो होने लग गई। इन्होंने कॉलोनियल मिसरूल को रिपोर्ट किया और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को इनकरेज किया। जो भी अटेम्प्ट्स हुए कि नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म को बंद कर दिया जाए उन्होंने एक बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट को प्रोवोक किया। जब पंजाब रेवोल्यूशनरीज को 1907 में डिपोर्ट किया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने बहुत दुख से अपने केसरी में उनके बारे में लिखा। उनकी इस राइटिंग ने उन्हें इम्प्रिजमेंट दिया 1908 में, जिसने एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया को प्रोवोक किया।
थैंक यू। इससे हमारा ये लेसन और ये पूरा बुक ख़त्म होता है। थैंक यू।